अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर जो है ये बेसिकली चैप्टर 16 के अंदर कुछ पोर्शंस हैं जो बुक ने इनकम्प्लीट रखे हैं और वो बेसिकली हमें क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर भी उनकी ज़रूरत पड़ती है और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं कि जो मेरा ख्याल है कि हमें ख़ास तौर पर उनका जिक्र करना चाहिए। तो मैंने ऐसे 2 सेक्शंस कम से कम ख़ुद से डिज़ाइन किए हैं। उनमें से एक जो है वो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के ऊपर है कि हम एल्कीन्स के किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। बुक ने इसके लिए सिर्फ 2 मेथड्स का जिक्र किया है, जो कि मैंने लेक्चर में भी वही 2 मेथड्स आपको बताए हैं, लेकिन इन रियलिटी मैं उसको एटलीस्ट 5 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकता हूँ। और ऑल्दो जो 5th मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, वो थोड़ा सा अल्काइंस के सेक्शन में मेंशन हुआ है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली प्रिपरेशन के अंदर भी मेंशन हमें करना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि अगर मैं आपको ये 5 डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ठीक है, तो आप इनसे जो एंड में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको, और एक स्पेशली बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉसिबली, उनको एक ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो विद डैट हम इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेक्शन मैंने ऑफ कोर्स बेंजीन की प्रिपरेशन के हवाले से, जो बुक में है ही नहीं, और मैंने वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सो लेट्स बिगिन विद एल्कीन्स प्रिपरेशन। जो पहला मेथड है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में, सो मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और इंस्टेड जो है मैं थर्ड मेथड के ऊपर बात करूँगा डायरेक्ट। सेकंड मेथड अगेन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने लेक्चर के दौरान ही, तो इसको भी दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो थर्ड मेथड है जो कि बुक ने डिस्कस नहीं किया, अगर हम उस पर डायरेक्ट बात करें तो वो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेट्स, यानी बेसिकली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स हैं जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बने हों, उनको अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारें तो उनसे हम एल्कीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जो है किसी भी डाईबेसिक एसिड का, डाईबेसिक का मतलब है कि बेसिकली जिसमें जो है 2 ग्रुप्स मौजूद हों COOH के, ठीक है, वो एसिड होता है। सो जिसमें COOH के 2 ग्रुप्स मौजूद हों और उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हो, ठीक है, और वो भी एक्वियस सॉल्यूशन में यानी पानी की मौजूदगी में, उसको आप इलेक्ट्रोलाइट करें, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारें, उसमें से करंट पास करें, तो उसमें से एल्कीन प्रोड्यूस होती है। और इस तरह का इलेक्ट्रोलिसिस के जिसमें कंपाउंड जो है वो कार्बोक्सिलेट आइंस रखता हो, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस से गुजारा जाए, तो उसको हम कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस या कॉल-बेस प्रोसेस कहते हैं। सो कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और ये जहाँ पे भी आप कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस सुने समझ जाएंगे कार्बोक्सिलेट एसिड कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसको आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे सोडियम सल्फेट से मैं आपको दूंगा, जो कि सोडियम सॉल्ट है ब्यूटेन डायोइक एसिड का। ब्यूटेन डायोइक एसिड से मतलब ये है, अगर आप इसको जो ये टर्म है ये आप बेसिकली स्पेसिफिकली चैप्टर 20 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझ लेना काफ़ी है कि बेसिकली इसमें 4 कार्बन हैं और उनमें से 2 कार्बन तो नॉर्मल CH2 हैं, जबकि जो दोनों एंड्स हैं, जो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन है, वो बेसिकली COONA है। अगर सोडियम सॉल्ट है तो COONA सोडियम सल्फेट कहलाता है, COONA Na पॉजिटिव जो है वो ऑफ कोर्स अलग है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसके हमेशा 2 प्रोसेस होते हैं, एक एनोड पे होता है, एक कैथोड पे होता है। जो पॉजिटिव एंड होता है उसके ऊपर जो नेगेटिव आइंस हैं, जो इसमें -2 का चार्ज है, दोनों एंड्स पे नेगेटिव चार्ज हैं। जब एनोड पे इनको इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, तो सॉरी एनोड पे ये करते हैं कि इन दोनों से एक इलेक्ट्रॉन अलहदा होता है, ठीक है, CO2 अलहदा हो जाता है, और जो पीछे CH2 है ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो एनोड के ऊपर आपको इथीन गैस मिलेगी विद कार्बन डाइऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कैथोड पे जाते हैं, और कैथोड एंड के ऊपर ये वाटर से, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है तो उसमें पानी भी मौजूद है, ये वाटर से रिएक्ट करते हैं और उधर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और 2OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कैथोड पे ये आइन और कैथोड के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो एक जो प्रिपरेशन का तरीका है वो कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कि कोई भी बेसिक एसिड का जो सॉल्ट है
वो इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, ठीक है, और उस कंसीम में आपको इथीन गैस मिलेगी एनोड के ऊपर पॉजिटिव एंड पे। जो दूसरा मेथड है वो है डीहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डायहलाइड्स। ये गालिबन जो है आप रिएक्शंस में भी पढ़ेंगे, हेलोअल्केन्स और अगले अल्केन्स के सेक्शन में आप ऑलरेडी इसको थोड़ा सा देख चुके हैं, लेकिन एल्कीन के प्रिपरेशन के लिए दोबारा से आपको याद दहानी है कि ये विसिनल डायहेलोअल्केन्स के थ्रू भी प्रोड्यूस हो सकता है। सो विसिनल डायहेलोअल्केन्स आपकी याददाश्त के लिए मैं दोबारा आपको वही स्लाइड दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये ऐसे हेलोजन्स डायहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं एल्केन्स के कि जिनमें दो हेलोजन एटम्स जो हैं वो रिप्लेस कर देते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स को, और ये मौजूद होते हैं दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर, यानी कि C1 C2 या C2 C3 या C4 C3 C4 या सो ऑन। जो भी दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स इनके ऊपर दो हेलोजन एटम्स जुड़ जाते हैं, और इनसे आप जो हैं डी हेलोजनेशन के थ्रू, यानी इनसे अगर हेलोजन ग्रुप निकाल दें दोनों, तो पीछे जो है वो आपको अल्कीन मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिंक को मेथनॉल सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके किसी भी विसिनल अल्काइल डायहाइलाइड, जिसके आप यहाँ पे एक्स एक्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं अल्काइल ग्रुप, सॉरी हैलाइड ग्रुप, ठीक है, और ये अल्काइल है पीछे, तो विसिनल डायहाइलाइड क्योंकि साथ साथ वाले पे हैं तो इसको विसिनल डायहाइलाइड कहते हैं। इसमें जब जिंक आप जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल, तो उस सूरत में आपके पास जो है जिंक जो है वो इन दोनों एक्स एक्स को खींच लेता है, ZnX2 बना देता है, ठीक है, और जो ये जो यहाँ से रिमूव हुआ है ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अगेन कैटालिटिक रिएक्शन है, इसमें मेथनॉल का होना लाजमी है, और इसकी वजह से ये अल्कीन आपके पास आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम विसिनल प्रोपाइल डाइब्रोमाइड लें, ठीक है, दो ब्रोमाइड हैं, डाइब्रोमाइड विसिनल इसलिए कि दोनों साथ हैं और प्रोपाइल इसलिए कि 3 कार्बन है, ठीक है, तो विसिनल डाइप्रोपाइल विसिनल प्रोपाइल डाइब्रोमाइड लें और उसका रिएक्शन करें जिंक इन मेथनॉल, तो जिंक क्या करेगा, इन दोनों ब्रोमाइड को खींच लेगा, ZnBr2 बना देगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बदले में आपके पास प्रोपीन बन जाएगी। ये दूसरा रिएक्शन है। और एसिड डायहेलोअल्केन को जो आप हीट करेंगे जिंक के साथ मेथनॉल में, तो उससे अल्कीन आपको मिल जाएगी फाइनली, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसी तरह जो एक और तरीका है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस है। अल्काइंस जो हैं ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, उनको आप हाइड्रोजनेट कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड है। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देख सकते हैं इथाइन है, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, सूटेबल कैटलिस्ट जो है इस केस में राना निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है या पैलेडियम हो सकता है, और टेम्परेचर जो है इस केस में 200 डिग्री हमें चाहिए। उस पर क्या होगा कि बेसिकली हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन ऐड होकर इथीन बना देगा, लेकिन ये रिएक्शन कंटिन्यू करता है। सो एक और हाइड्रोजन ऐड होगा और ये इसको इथेन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, अगेन इथीन के अंदर एडिशन हो जाती है। लेकिन कुछ सूटेबल तरीके हैं जिनसे आप इस रिएक्शन को इस जगह पे रोक सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप रोक दें तो आपके पास इथीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप प्रोपाइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करें तो प्रोपीन पहले स्टेप में बनाएगा, दूसरे स्टेप में प्रोपेन बनाएगा। ऑल्दो अगर आप चाहें तो इस स्टेप पे इसको रोका जा सकता है और खाली प्रोपीन गैस भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो पहले स्टेप को हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं। आप इथीन के रिएक्शन के अंदर ये अल्केन के इथाइन के रिएक्शन में और अल्कीन के रिएक्शन में ये प्रोसेस पढ़ेंगे। और एक ख़ास बात यह है कि अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, अगेन ये रिएक्शन टिपिकल है अल्काइंस का, और अल्काइन के सेक्शन में ये एज इट इज़ इस पर मैंने बात की है, लेकिन याद दहानी के लिए अगर आप अल्काइन के साथ अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, जो कि बेसिकली पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड सॉल्ट और क्विनोलिन से का मिक्सचर है, तो वो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक तरह का ही अल्कीन देगा, जिसको हम सिस अल्कीन कहते हैं। और सिस अल्कीन्स क्या होते हैं, ये मैंने या सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, ये मैंने सेक्शन 6 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि लिंडलर्स कैटलिस्ट अगर आप इस्तेमाल करें तो वो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो है वो आपको एक ख़ास किस्म का अल्कीन देगा, और ये यहाँ पे रुक जाता है रिएक्शन आगे कंटिन्यू भी नहीं करता। सो अगर आप राइट कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो आप जो हैं वो सिर्फ इथीन या प्रोपीन के स्टेप पे भी इस रिएक्शन को रोक सकते हैं।
विद डैट जो ये मेरा एडिशनल सेक्शन है एल्कीन के हवाले से ये ख़त्म हुआ, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ बेंजीन के हवाले से, क्योंकि जो सेकंड सेक्शन है वो बेंजीन का है। और बेंजीन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि अगेन बुक ने उसकी प्रिपरेशन पे बात भी नहीं की, तो मैं आपको बेंजीन के ऊपर टॉपिक के ऊपर जो है वो मैं एटलीस्ट उसकी जो फॉर्मेशन है या प्रिपरेशन है उस पर डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि वो आगे जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके अंदर। तो आई कमर्शियली जो है बेंजीन बेसिकली कोल तार से हासिल की जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स लेबॉर्ट्री के अंदर हमें प्रिपेयर करना भी आना चाहिए बेंजीन को। तो उसके हवाले से जो कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। मसलन अल्काइंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के, अल्काइन से बेंजीन प्रोड्यूस की जा सकती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा एरोमेटिक एसिड से प्रोड्यूस की जा सकती है बेंजीन, अगर आप उनको डीकार्बोक्सिलेट कर दें, ठीक है, उनसे कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है वो हटा दें, उनके ऊपर जो एसिड है वो हटा दें, तो पीछे एरोमेटिक रिंग रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिनोल जो कि बेसिकली बेंजीन विद OH है, उसको अगर आप रिड्यूस करें उसमें से OH हटा दें, ठीक है, पीछे बेंजीन रह जाती है। इसी तरह सल्फोनिक एसिड को अगर आप हाइड्रोलिसिस से गुजारें तो आपको बेंजीन मिलती है। ऑल्दो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और सल्फोनिक एसिड से जब आप उसको H2O उसमें ऐड करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो वो आपको H2SO4 देता है और बेंजीन देता है, लेकिन H2SO4 वापस रिएक्ट कर जाती है बेंजीन के साथ, और वो आपको वापस जो है सल्फोनिक एसिड दे देती है, वाटर दे देती है। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, लेकिन ऑफ कोर्स कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें मज़ीद ये कि क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या दूसरे तरीके से इनको अलहदा करके बेंजीन इस तरह हासिल भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इन प्रोसेसेस में बारी बारी बात करें, तो सबसे पहले आप अल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अल्काइन से प्रिपेयर करने का तरीका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, यानी ये 2 स्टेप्स हैं एक्चुअली, एक है पॉलीमराइज करना और फिर इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर देना एज अ रिज़ल्ट, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका दूसरा नाम जो है एरोमेटाइजेशन भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एरोमेटिक रिंग उसको बनवा रहा है, तो इसको कॉमनली नाम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को इस स्पेसिफिक केस में एरोमेटाइजेशन भी कहा जाता है। और इस प्रोसेस में होता ये है कि जो इथाइन गैस है वो गुजारी जाती है रेड हॉट आयरन ट्यूब से, जो कि एट 873 केल्विन टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो 873 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स, इथाइन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है, और वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करती है, और वो इथीन मॉलिक्यूल बेसिकली बना लेती है। और जो इथीन मॉलिक्यूल बनाने के साथ साथ वो अपने साथ वाले जो नेबर्स हैं उनके साथ वो बॉन्ड बना लेती है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे अकर होगा, और उसके नतीजे में आपको बेंजीन मिल जाएगी। तो ये पहला मेथड है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आप अल्काइन से कैसे बेंजीन बनाएंगे, तो उसका आंसर है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू अल्काइंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन, वो कैटालिटिक रिएक्शन के थ्रू, कैटालिटिक एडिशन के थ्रू, कैटालिटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, बेसिकली कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू रादर मैं कहूँगा, और साइक्लिक कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू वो बेंजीन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक प्रिपरेशन का एक तरीका अल्काइन से ये है कि आप कैटालिटिक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजारें। दूसरा तरीका जो है वो आप एरोमेटिक एसिड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनमें से डीकार्बोक्सिलेट कर सकते हैं, और अगर उनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है ऊपर से हटा दिया जाए तो वो आपको बेंजीन दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सोडियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का, जिसको हम सोडियम बेंजोएट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर देखें COONA है, ठीक है। ये जब आप रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, ये क्या करेगा कि बेसिकली Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 बना देगा, और
जो H है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंस्टेड। सो H ऐड होने से बेंजीन बन जाएगा और ये आपके पास बेंजीन की प्रोडक्शन का एक तरीका कार है। इसके बाद अगर आप बात करें फिनोल से, तो फिनोल अगेन OH है, OH को आपने रिड्यूस करना है और रिड्यूस करेंगे तो इस OH को यहाँ से रिमूव कर दें, खाली H रहने दें, इसको रिड्यूस करें, O यहाँ से हटा दें, तो बेसिकली आपके पास फिनोल से बेंजीन बन जाएगी। तो सिंपल मेथड ये कि जिंक को हीटेड जिंक डस्ट जो है उसके ऊपर से फिनोल के वेपर्स को गुजारा जाता है और जिंक जो है वो रिड्यूस कर देता है बेंजीन को, उसमें से ऑक्सीजन खींच लेता है, इसका मतलब वो रिड्यूस कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और नतीजे में आपको इस सिंपल रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू जो है आपको बेंजीन फॉर्म हो जाती है। इसके बाद अगर आप बात करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, तो अगेन हाइड्रोलिसिस के थ्रू जब भी सल्फोनिक एसिड को आप हाइड्रोलिसिस उसमें वाटर ऐड करेंगे तो उससे बेंजीन फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, स्टीम बेसिकली टेम्परेचर के साथ हीटेड है और रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि इस रिएक्शन में एक्चुअली शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में जाएं तो बेंजीन में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन में के तौर पे वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास हर वक्त कंपाउंड के अंदर जो है, जब ये आप करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आपके पास कंपाउंड में कुछ बेंजीन मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कुछ वाटर होगा और कुछ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा और इसको आप बेसिकली इन सारे फ्रैक्शंस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और विद डैट जो है हमारा ये जो एडेंडम था, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो कि बुक में मिसिंग थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है कि जब आप चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो इस सेक्शन को ज़रूर देखिएगा और जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा, अपने जहन में रखने के लिए इनको ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इनसे जो अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह है वो तो अपडेट किए हुए हैं, लेकिन अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें, लेक्चर्स देखें, तो उसमें आपको ये वाले हिस्से इन पर्टिकुलर जिनके नाम है, फॉर एग्जांपल आपको सेक्शन 8.7.4 जो है वो नहीं मिलेगा, पिछले लेक्चर के अंदर 8.7 ही नहीं मिलेगा। तो 8.7 जो मेरी प्रिपरेशन का जो है वो सेक्शन ये अलग से एडेंडम के अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, सो इट कवर्स द होल चैप्टर नाउ और तमाम जो क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं बुक से जो आ सकते हैं, वो मैंने किसी हद तक कवर किए हैं। ऑफ कोर्स एक जो मेरा ख्याल है कि कमी रह गई है वो ये है कि बुक जो है वो कम्प्लीटली चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा है, या कई चीज़ें ऐसी डिस्कस कर रहा है जो कि बेसिकली अगले चैप्टर्स में डिटेल में आ रही हैं। और मैंने यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, इसके ऊपर पूरा चैप्टर 20 मौजूद है और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं और क्या हैं, तो मैंने फ़िलहाल उन नाम रखने को, मतलब उनके नाम कैसे होंगे और उनकी डिटेल्स में वो थोड़ी सी वेगली बताई हैं या काइंड ऑफ स्किप कर दी हैं, क्योंकि बेसिकली वो चैप्टर 20 का कंप्लीट डिस्कशन है। और जब आप चैप्टर 20 में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स वगैरह को पढ़ेंगे और उनके रिएक्शंस को देखेंगे, तो वापस आप यहाँ पे आके बेंजीन के सेक्शन में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। विद डैट हमारा ये जो एडेंडम इख्तिताम को पहुँचा, चैप्टर भी इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है कि आपको ये एडेंडम वाली सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा। लेक्चर सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।